अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और कल मैंने आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी कहानी बताई थी, कहानी के फॉर्म में। इल्तुतमिश कैसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बना, क्या लॉजिक था कि हम इसी को वास्तविक संस्थापक कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं। आज इल्तुतमिश का टॉपिक कल जो मैंने समझाया था उसको पहले हम नोट्स के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। इसके बाद की कहानी, रजिया सुल्तान की कहानी, इसके बाद से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि जो पहले कल पढ़ाया था ना, इसके नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। तुम लोग साथ साथ अगर पढ़ रहे हो तो तुम लोगों का दिल्ली सल्तनत का पहला टॉपिक मैंने पहले करा दिया था पिछले हफ्ते, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो पूरी कहानी समझाते हुए उसको नोट्स की फॉर्म में स्लाइड्स बताई थी कि कैसे बननी है। आज भी लगभग 10 स्लाइड्स हैं। 10 स्लाइड्स में वैसे तो जनरली मैं क्लास के एंड में ही कराती हूँ, पर क्योंकि आज की कहानी जोड़नी है, इल्तुतमिश की ही बेटी तो अगली दिल्ली सल्तनत की शासिका बनेगी, तो पहले इल्तुतमिश को रिवाइज कर लेते हैं, फिर रजिया सुल्तान तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए। इल्तुतमिश वो आदमी है जिसने वास्तव में दिल्ली की सल्तनत पे राज किया, और जैसे भारत के राजा थे ऐसे ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कहलाया। हमारे राजा, जैसे हम हिंदी भाषा में राजा शब्द यूज करते हैं, ऐसे ही इस्लाम धर्म में, इस्लाम जो धर्म के मान्यता वाले लोग हैं, वो राजा शब्द नहीं यूज करते, वो इसे सुल्तान कहते हैं। और सुल्तान जिस एरिया, जिस टेरिटरी का मालिक होता है, वो सल्तनत कहलाती है। बादशाह बहुत बड़ी हस्ती होता है, जिसको हम हिंदी में महाराजा धीराज कहा करते थे ना, वही इंसान जाके लेटर स्टेज में बादशाह बनेगा। अभी इंडिया में कोई बादशाह नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में इंडिया में सिर्फ राजा थे। याद होगा आप लोगों को, प्राचीन इतिहास में आपने 6ठी 7वीं 8वीं में भी पढ़ा था, और जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें पता है कि कैसे मगध के राजा हुआ करते थे। हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे, ये छोटी टेरिटरी के मालिक थे, ये राजा कहलाते थे। फिर धीरे 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 इंडिया में बड़े बड़े राजा बनने लगे, उन्होंने अपना नाम रख लिया महाराज। और फिर लेटर स्टेज में जब बहुत बड़े राजा बनने लग गए तो उन्हें महाराजा धीराज की उपाधि से नवाजा गया। सेम वही कहानी मुस्लिम कम्युनिटी में भी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले सुल्तान बनेंगे, सुल्तान जिसका सल्तनत पर अधिकार होगा। तो अभी हम, क्योंकि इस्लाम धर्म के उदय के बाद भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारियों का उदय हमने देखा, फिर देखा कि कैसे स्टार्टिंग की उनकी जो मेन मंशा थी वो सिर्फ इंडिया में से धन लूट के ले जाना, पर धीरे 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 करके उन लोगों को लगा कि दिल्ली और आसपास का इलाका जब खाली पड़ा है, यहाँ कोई ताकतवर राजा बचा ही नहीं है, तो क्यों ना इसको अपनी सल्तनत बना लिया जाए। और इसीलिए उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। कितनी अजीब बात है कि विदेशी गुलाम इतना लायक निकला कि इंडिया के राजाओं के ऊपर भी उसने राज चलाया। ये बात हो रही है कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऐबक ने सिर्फ 4 साल राज किया, कभी भी अपने आप को सुल्तान के नाम से नहीं बुलाया, अपने नाम के आगे हमेशा मलिक और सिपह सालार लगाया। यानी एक छोटा सा गौरी का गुलाम इतना ताकतवर था कि इंडिया की, दिल्ली के कोई भी आसपास की टेरिटरी का राजा इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि उसकी सल्तनत को जड़ से उखाड़ फेंकता। वो तब की कंडीशन है जब जड़े जमनी भी स्टार्ट नहीं हुई थी। वो कोई बहुत प्रतापी राजा थोड़ी था, नहीं उसके पास कोई बहुत बड़ी ताकतवर सेना थी, और नहीं उसकी कोई पुरानी ऐसी यहाँ पर एरिया या टेरिटरी पर पैठ थी। पर फिर भी 4 सालों में वो अपनी सल्तनत की कोशिश कर गया जमाने की, और उस कोशिश में आगे कामयाबी मिली इल्तुतमिश को, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाया, क्योंकि इसने अपनी टेरिटरी को लाहौर से लेके, मुल्तान से लेके, पाकिस्तान से लेके आज के बंगाल तक फैला दिया। अजमेर, दिल्ली, कन्नौज, ग्वालियर, यानी आज का दिल्ली, राजस्थान, आज का गुजरात, एमपी, यूपी, ये पूरी बेल्ट जिसको आज आप कहते हैं गंगा का उपजाऊ मैदान, यमुना का उपजाऊ मैदान और सिंधु का उपजाऊ मैदान, इन सब पे पकड़ जमा ली थी इल्तुतमिश ने। इसीलिए ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाया, सिर्फ संस्थापक नहीं। तो आज उसी इल्तुतमिश को पढ़ते हैं, फिर इसके आगे की कहानी, इसकी बेटी, और फिर कैसे धीरे धीरे करके इन लोगों का अंत भी हुआ। जैसे हर चीज जो कभी ऊपर जाती है उसका अंत भी है, क्योंकि विकास एक हद तक होने के बाद पतन का होना निश्चित होता है। ऐसे ही दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का पतन भी हुआ। तो इल्तुतमिश से हम स्टार्टिंग करते हैं। आप अगर नोट्स साथ साथ बना रहे हैं, जो जरूर बनाने चाहिए, तो ऐबक के नोट्स आपके पास लास्ट रिटन होने चाहिए, और उस ऐबक के बाद अगली हेडिंग जो आप नोट्स में डालेंगे वो इल्तुतमिश की रहेगी। कल सारी कहानी मैंने समझा दी थी, कहानी समझ में आई होगी तो ही ये स्लाइड्स समझ में आएंगी। ये हिस्ट्री जो है ना, ये आपस में इतने ज्यादा धागे इसके बुने हुए हैं कि अगर तुम लोग इसकी एक एक परत को नहीं जानोगे तो तुम्हें कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए रोज की क्लास आपस में जुड़ी हुई है, इसको समझना चाहिए। अब जिन लोगों ने कल क्लास नहीं ली उन्हें आज थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कल कहानी सुनाई थी, कॉन्सेप्ट समझाया था, आज उसी कॉन्सेप्ट को हम फैक्ट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इल्तुतमिश का अर्थ क्या है। इल्तुतमिश एक बहुत अच्छे परिवार में जन्मा था। इसके पिताजी जो थे ना, वो इलबरी तुर्क जनजाति के मुखिया थे। मुखिया कोई ऐसे थोड़ी बनता है, कोई लायकियत होगी, कोई जज्बा होगा उनके अंदर, तभी उनको मुखिया बनाया गया। मुखिया की डेथ हो गई, और ये लायक लड़का था, सुंदर था, योग्य था। इससे इसके भाई चिढ़ते थे, इसलिए जब पिताजी चल बसे तो बहुत बचपन में, जैसे 10-12 साल का था, भाइयों ने चिढ़ के इसको गुलामों के बाजार की लाइन में खड़ा कर दिया और इसको बेच दिया। फिर ऐसे कहीं कभी किसी ने बेचा, कभी किसी ने बेचा, फाइनली इसको खरीद लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तब जब वो खुद एक गुलाम था। क्योंकि राजा बनने के बाद नहीं खरीदा, राजा बनने से पहले इसको खरीदा था। तो इसलिए कहते हैं कि गुलाम का गुलाम था। ऐबक खुद गुलाम था गौरी का, और उस गौरी के उस गुलाम ने इसको खरीदा, तो ये क्या कहलाया? गुलाम का गुलाम। तो गुलाम का गुलाम है, लेकिन कहते हैं कि लायकियत कभी दबी नहीं रहती। जो इंसान होता है ना, सृजनशील, क्रिएटिव, जैसे एक बीज होता है, बीज में अगर मान लीजिए जैसे इंसान की बात करूं बीज के फॉर्म में, तो जिसमें लायकियत है वो कहीं भी पैदा होगा, अपनी कंडीशंस से उभर के वो अपनी लायकियत के दम पे बाहर आ ही जाएगा। कितने ही आपने सुने होंगे गूदड़ी के लाल होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे एग्जाम्पल। ये कोई बहुत अमीरी के घर में थोड़ी पैदा हुए थे, इतनी गरीबी में पैदा हुए थे शास्त्री जी कि घर में खाने के भी मांदे थे।
लेकिन देश के पीएम की कुर्सी तक पहुंचे। यानी सृजन का जो बीज होता है ना, उसको कोई भी दबा नहीं सकता। उसी का एक एग्जांपल इल्तुतमिश भी है कि बेशक गुलामों की तरह खरीदा गया, बेचा गया, लेकिन फाइनली योग्यता के दम पर ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बना। इसमें लायकियत थी, इसलिए 26 साल इसने दिल्ली सल्तनत पे राज किया। देखिए क्या है इसका अर्थ ही क्या है। इल्तुतमिश का मतलब क्या है? साम्राज्य का स्वामी। नाम में ही ये था कि ये कभी ना कभी एक टेरिटरी का राजा बनेगा, साम्राज्य का स्वामी बनेगा। कहते हैं नाम का भी बहुत फर्क पड़ता है इंसान के ऊपर। तो जिसका नाम ही का अर्थ हो कि साम्राज्य का स्वामी, उसको गुलाम कैसे बनाकर रखा जा सकता है? तो साम्राज्य का स्वामी या साम्राज्य का रक्षक था इल्तुतमिश। इल्बरी तुर्क जनजाति के सरदार के घर में जन्म हुआ, तो इसके पिताजी भी लायक थे, इसलिए वही गुण इसमें भी आगे दिखाई दिए। ई से इल्तुतमिश, ई से इल्बरी, इसलिए इसके साम्राज्य के टाइम पे लिखा जाता है कि इल्बरी साम्राज्य था। तो ई से इल्तुतमिश, ई से इल्बरी। इल्बरी तुर्क जनजाति के सरदार के घर में इसका जन्म हुआ। योग्य था और बहुत सुंदर था बचपन से। जैसे कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, तो इसके भाइयों को अंदेशा था कि शायद इल्तुतमिश हम सबसे लायक है, और कल को ये हमारे पिताजी, भाई सरदार है तो प्रॉपर्टी का मालिक भी तो रहा होगा, कल को पिताजी की गद्दी इसको मिल जाएगी। तो चिढ़ के मारे, सुंदर और योग्य था, भाई ईर्ष्या करते थे इसी बात से। योग्यता से तो हर कोई जलता है अगर वो लायक नहीं है खुद तो। गुलामों के बाजार में बेच दिया। जब पिताजी एक्सपायर हुए तो इसको बेच दिया, ताकि उन लोगों को इसका डर ना रहे कि कल को बड़ा होकर योग्य है, कल को बड़ा होकर हमारे ऊपर राज ना चलाने लगे। अपनी योग्यता के कारण इसको बेच दिया गया। लेकिन योग्यता कितने दिन दबेगी? ऐबक ने खरीदा। कहते हैं पहले गौरी को भी कभी इसको खरीदने का मौका मिला था। उसने 1000 रुपए, उस टाइम की जो मुद्रा रही थी, वो इसका दाम लगाया। तो जिसके पास ये था ना गुलाम, उसने कहा ये 1000 की लायकियत का नहीं है, ये 1 लाख की लायकियत का लड़का है, क्योंकि इसकी योग्यता बहुत ज्यादा थी। हट्टा कट्टा देखने में बहुत अच्छा दिखता था, दिमाग भी तेज था। तो 1000 रुपए में नहीं बेचा उस आदमी ने, और फिर उसने किसी और को बेचा, फिर कहीं और बेचा गया। फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक, जो खुद एक गुलाम था गौरी का, मालिक नहीं खरीद पाया, लेकिन फिर इसने खरीद लिया था इल्तुतमिश को। कब? जब ये राजा नहीं था, ये गुलाम था। तो ऐबक खुद गुलाम है गौरी का, यानी गौरी चाहता है खरीदना, लेकिन उसे लगता है कि यार इतना थोड़ी महंगा होता है। वो 1000 में नहीं खरीदता, और ये 1 लाख जीतल में उसको खरीद लेता, जो उस टाइम की मुद्रा रही होगी। तो ऐबक ने खरीदा दिल्ली में 1 लाख जीतल में। वैसे जीतल और टका मैं आपको बता दूं इल्तुतमिश ने चलाए थे, लेकिन उस मुद्रा को आप कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, इसलिए लिख देते हैं। तो 1 लाख रुपए मान लीजिए, जो भी उस टाइम पे मुद्रा रही होगी, उसमें खरीदा। किसने? ऐबक ने, जो खुद किसका गुलाम था? गौरी का। तो इसलिए गुलामों का गुलाम बना। बदायूं का इक्तेदार था। बदायूं समझते हो? आज का इलाका यूपी का। ये लायक था ना, तो एकदम से बड़ा नहीं बना। पहले छोटी छोटी चीजें, जैसे पहले ग्वालियर का एरिया इसको दिया कि भाई लायक लड़का है, तो ग्वालियर के आसपास के टेरिटरी में जा और टैक्स इकट्ठा कर, वहां का प्रशासन संभाल। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा कि भाई तू जो है बुलंदशहर, यूपी का इलाका है, आज भी है, यहाँ पे टैक्स का डिपार्टमेंट देख, तो पैसा इकट्ठा कर सुल्तान के लिए। फिर जब और लायकियत दिखाई दी, तो जो सबसे बड़ा इक्ता था, इक्ता जानते हो? इक्ता एक प्रणाली थी जिसमें एरिया का डिवीजन किया हुआ था। जैसे आज हम बात करते हैं ना, गांव हैं, फिर बहुत सारे गांव इकट्ठे होकर ब्लॉक बनाते हैं, फिर ब्लॉक्स इकट्ठे होकर जिला बनाते हैं, फिर बहुत सारे जिले इकट्ठे होकर स्टेट बनती है, फिर बहुत सारी स्टेट्स इकट्ठी होकर देश बनता है। सेम ऐसे ही सिस्टम पहले भी था। पहले टेरिटरी हुआ करती थी, एक बड़ा सा एरिया है, उस एरिया का डिवीजन किया जाता था छोटे 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 हिस्सों में, जिन्हें कहते थे इक्ता। और जो उस एरिया को संभालता था उसे इक्तेदार या सूबेदार, सूबा भी आपने सुना होगा, सूबेदार पुराना नाम है। तो सूबा जो था ना, वो एक इलाका था, एक टेरिटरी थी। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत, एक राजा कहां कहां जाए, हर गांव में जाकर टैक्स थोड़ी इकट्ठा कर सकता है। तो उसने अपने एरिया को, जैसे राज्य बटे हैं ना, ऐसे इक्तों में डिवाइड कर दिया, और उस इक्ते का हेड बना दिया, उसे नाम दिया इक्तादार। तो पहले ये छोटे से एरिया का हेड बना ग्वालियर का, फिर ये बुलंदशहर का, और फाइनली बदायूं का, जो उस टाइम का सबसे बड़ा इक्ता था, यानी सबसे बड़ी टेरिटरी। जैसे आज कहें तो यूपी जनसंख्या ज्यादा है, आज कहें तो राजस्थान एरिया ज्यादा है, तो वहां के सीएम जैसे बनते हैं ना, इस टाइप से ये उस टाइम बदायूं का सूबेदार, जो सबसे बड़ा इक्ता था, उसका हेड बन गया। एक दिन में ये छलांग नहीं लगाई, पहले धीरे 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 अपने आप को प्रूव किया कि मेरे अंदर लायकियत है। तो पहले ग्वालियर का, फिर बुलंदशहर का, फाइनली जाके बदायूं का। तो देखो क्या बता रहे हैं, बदायूं का इक्तेदार बना या सूबेदार बन गया, क्योंकि योग्य था। कहां एक गुलाम था, और गुलाम से ये इक्तादार बन गया, यानी एक बड़ी पोस्ट पर इसको बैठा दिया। बदायूं सबसे बड़ा इक्ता था, तो फाइनली जाके किसका इक्तेदार बना? बदायूं का। जब ऐबक मरा ना, तब ये बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का इक्तेदार था, जो सबसे बड़ा इक्ता था। उससे पहले देखो ये ग्वालियर में और बुलंदशहर में भी रहा है। इक्ता प्रथा क्या है? अब जैसे यहाँ इक्तेदार लिखा, तो इक्ता क्या है? ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश, ई से इल्बरी तुर्क, ये ध्यान रखने हैं। तो इल्तुतमिश जो इल्बरी तुर्क था, उसने भूमि की एक व्यवस्था चलाई, जिसे नाम दिया गया इक्ता प्रथा। ये भूमि की व्यवस्था थी, पेपर में आता है इक्ता प्रथा या इक्तेदारी किसकी देन है? इल्तुतमिश की। ये क्या थी? ये अरेंजमेंट था कि कौन किस टेरिटरी को संभालेगा, फिर वहां से जनता से कर इकट्ठा करेगा और फाइनली सुल्तान के पास जमा करा देगा। तभी तो सुल्तान अमीर बनेगा, तभी तो बड़ी सेना बनाएगा, अपनी टेरिटरी बढ़ाएगा। तो इक्तेदारी या इक्ता प्रथा भूमि की व्यवस्था थी, एक तरह से टैक्सेशन सिस्टम मान लीजिए। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत इक्ता में विभाजित थी। सिर्फ दिल्ली नहीं, ये मुल्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, गुजरात, बंगाल, ये जो पूरी बेल्ट है ना, जिसको आज आप उत्तरी भारत और पाकिस्तान मानते हैं, इस पूरी का डिवीजन इक्ते में कर रखा था। भाई तू दिल्ली का है, तू बदायूं का है, तू ग्वालियर का है, तू कन्नौज का है, तुम सब अपने अपने एरिया का ध्यान रखो, वहां के किसानों से टैक्स इकट्ठा करो और उस टैक्स को राजा के पास या सुल्तान के पास जमा करा दो। तो पूरी सल्तनत का डिवीजन था इक्ते में। तो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत इक्ता में विभाजित। इक्ता समझ गए ना, एक इकाई है, जैसे गांव कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, सूबा कह लीजिए, ऐसे ही इक्ता है। ऐबक के बाद, अब ऐबक तो मर गया, पोलो टाइप का गेम था ना, उसको खेलते टाइम वो घोड़े से गिरा और मर गया 1210 में। तो उसके बाद आराम शाह, नाम में ही आराम है, क्या काम करेगा? इल्तुतमिश का मतलब क्या था? साम्राज्य का स्वामी। और इसके लड़के, ऐबक के लड़के का नाम देखो आराम शाह, तो आराम परस्त रहा होगा। आराम शाह जो लायक नहीं था, इसको हेड बना दिया। भाई जब आदमी गुजर गया तो उसका बेटा ही तो राजा बनेगा, लेकिन अगर लायक नहीं है तो राजा कैसे बनेगा? इसलिए हटा दिया अमीरों ने और कहा इल्तुतमिश, जो कि दामाद भी है, ऐबक का गुलाम भी था और बाद में दामाद भी बना, उसको बना दिया। तो अमीरों ने, जो अमीर थे ना उस टाइम के,
इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। तो ऐसा नहीं कि तुरंत इसको गद्दी मिली, इसको युद्ध करना पड़ा। युद्ध का युद्ध था, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे हिस्ट्री में कहा जाता है युद्ध का युद्ध। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आराम शाह लायक ही नहीं था, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, फिर भी बता दिया इन केस कभी कहीं सुनने में आ जाए तो पता हो हमें। तो आराम शाह किसका बेटा है? ऐबक का। ये राजा बना, कुछ महीने का राजा है, कुछ महीने के बाद हट भी गया क्योंकि लायक नहीं है। तो कौन बन गया? इल्तुतमिश, ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम था। कौन गुलाम? गौरी का गुलाम ऐबक, और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो गुलाम का गुलाम था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। ग्वालियर का इक्तेदार बना, पहले इक्ता भूमि व्यवस्था बता दिया, पहले ग्वालियर का, फिर बुलंदशहर का बना, और फाइनली जाके बदायूं का। बदायूं क्या था? सबसे बड़ा इक्ता था ऐबक के टाइम में। तो जब ऐबक मरा ना, जब ऐबक की डेथ हुई, वो घोड़े से गिर के, उस टाइम ये बदायूं का सूबेदार, तो सबसे बड़ी टेरिटरी का मालिक था। लेकिन उसके बेटे ने राजपाट संभाला, फिर देखा कि बेटा लायक नहीं है, तो फिर इसके दामाद को उसके मरने के बाद हेड बना दिया, तो बदायूं का सूबेदार। इल्तुतमिश के दुश्मन कौन थे? अब राजा बनना बड़ा आसान था, लेकिन साथ ही दुश्मन खैरात में मिलते थे फ्री में, कि राजा बन गया, सुल्तान बन गया, इसको हम देखेंगे। तो इसके 4 बड़े जिनसे इनको खतरा था। यलदौज जो गजनी का शासक था, क्योंकि गजनी में पहले गौरी था, फिर गौर गजनी के पास का ही तो इलाका था, तो वो तो मर गया, तो उसके बाद यलदौज ने कहा मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद कुबाचा था। कुबाचा सिंध और मुल्तान के आसपास का इलाका संभाल रहा था ना। फिर जैसे ही ऐबक मरा, ये ऐबक की बहन की शादी भी तो हुई थी इसके साथ, ऐबक के मरते ही इसके मन में आया कि क्यों ना मैं लाहौर को छीन लूं। वैसे लाहौर छीन लिया, अच्छा खासा बैठा था सिंध मुल्तान में, लाहौर पे अटैक कर दिया और अपनी परेशानी बुला ली, क्योंकि अब इल्तुतमिश इसको छोड़ेगा नहीं जब लाहौर की गड़बड़ के बाद। ख्वारिज्म शाह जो कि बाहर से आया है, और ये क्यों इसका दुश्मन हो सकता है? क्योंकि ख्वारिज्म शाह ने यलदौज को भगाया, लेकिन कल को ख्वारिज्म शाह के मन में आ सकता है कि क्यों ना मैं अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा के दिल्ली तक ले जाऊं। तो एक दूरदर्शी इल्तुतमिश को लगा कि ख्वारिज्म शाह आज बेशक इसने यलदौज को भगाया, कल ये मेरी प्रॉपर्टी पे भी तो अटैक कर सकता है, तो इसलिए उसके लिए कहीं ना कहीं दुश्मन के रूप में एक नाम था ख्वारिज्म शाह का। चंगेज खान, एक ऐसा आदमी जिसने सारी जो ये एशिया की कंट्रीज है ना, इनको रौंद डाला, बर्बर जाति का, गांव के गांव उजाड़ दिए, नरसंहार किए, शहर के शहर, पूरी राजधानियां तबाह कर दी। नाम से ही लोग कांपते थे, और जैसे ही पता चलता चंगेज खान आ गया, पूरा एरिया रीजन खाली, सब भाग जाते, अपने घर छोड़ के भाग जाते कि जान बच जाए, हम जिंदा रह जाए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो चंगेज खान भी कहीं ना कहीं एक डर था, किसके लिए? इल्तुतमिश, कि अगर मेरी टेरिटरी में आ गया तो पूरी दिल्ली सल्तनत, लाहौर, मुल्तान से सब कुछ बर्बाद कर जाएगा, फिर राजा के पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं उसके दुश्मन हो सकते थे, ये दोनों हो सकते थे, ये दोनों थे उसके दुश्मन, क्योंकि ये ऐबक के संगी साथी हैं। ऐबक मर गया तो यार दोस्त की प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार मानने का कहीं ना कहीं था ना यलदौज और कुबाचा के मन में। तो देखो क्या हुआ, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। अब इल्तुतमिश की किस्मत साथ देगी, और जो ख्वारिज्म शाह है ना, ये यलदौज पे अटैक कर देगा। ख्वारिज्म शाह जब यलदौज पे अटैक करेगा तो यलदौज भागेगा अपना हिस्सा छोड़ के, और भागते भागते ये आएगा पंजाब में, और पंजाब में उस टाइम का हरियाणा पंजाब ही था। तराइन में आके इल्तुतमिश कहेगा भाई मेरी टेरिटरी में तू नहीं घुस सकता, होगा रहा होगा तू ऐबक का दोस्त, लेकिन अब मैं ऐबक का दामाद, यहाँ का मुखिया हूँ, और मेरी मर्जी से काम चलेगा, और वो उसको तराइन में रोक देगा। तराइन में युद्ध होगा, तराइन की तीसरी लड़ाई, लोग पहली दूसरी का जिक्र करते हैं, तीसरी नहीं जानते लोग। तीसरी लड़ाई भी हुई थी, जो हुई थी यलदौज और किसके बीच में? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जीता, यलदौज का पत्ता साफ कर दिया गया। तो ये तराइन का तीसरा युद्ध है 1215 में। 1210 में तो बना है, 5 साल बाद ही इसने सफाया कर दिया अपने दुश्मन का। यलदौज और इल्तुतमिश के बीच की लड़ाई है, यलदौज हारा, इल्तुतमिश जीता। यलदौज की किस्मत देखो, पहले ख्वारिज्म शाह से हार के भागा है, और वहां से भाग के आया अपने करनाल के पास तराइन में, और यहाँ फिर किससे हारा है? इल्तुतमिश से। इसका खात्मा कर दिया, इसका मर्डर कर दिया, इसका चैप्टर क्लोज। तो यलदौज का डर खत्म हो गया। अब अगला है कुबाचा, जिससे ऐबक भी कहीं ना कहीं डर खाता था, और अपनी बहन की शादी की ताकि वैवाहिक संबंधों के चलते उसको दिक्कत ना रहे। इस कुबाचा का अच्छा खासा काम चल रहा था सिंध और मुल्तान में, लेकिन इसको ज्यादा मस्ती सूझी और इसने लाहौर पे अटैक कर दिया। और लाहौर पे अटैक करना इसको भारी पड़ा, क्योंकि इल्तुतमिश के मन में आया कि आज लाहौर पे अटैक किया, कल दिल्ली पे अटैक करेगा, इसीलिए वो अपनी फौज लेकर गया। लाहौर को उसने वापस जीता, और फिर अपनी 2 सेनाएं भेजी, एक सिंध और एक मुल्तान, और उन दोनों सेनाओं ने बढ़िया वाला युद्ध करके इस कुबाचा को हरा दिया। कुबाचा को अपने आप पे शर्म आई कि यार मेरी क्या औकात है, मेरी क्या लायकियत है कि ये कल के एक गुलाम के गुलाम, भाई चलो गौरी तो हमारे साथ का था, उसका गुलाम था ये, और इसने मुझे हरा दिया। कुबाचा को इतनी शर्म आई कि उसने सिंधु नदी में कूद के सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। 2 राजाओं ने आत्महत्या की है, एक कुबाचा ने सिंधु नदी में कूद के, और एक राजा जयपाल था जिसके ऊपर गजनवी ने अटैक किया था। गजनवी के पिताजी को हरा दिया था सुबुक्तुगीन को, लेकिन बेटे से हार गया, और शर्म के मारे राजा जयपाल ने भी नदी में कूद के आत्महत्या की थी। तो वही बता रहे हैं कुबाचा 1228। कुबाचा के साथ इसका रिश्ता खराब नहीं था, लेकिन कुबाचा की गलती है कि लाहौर पे अटैक किया। देखो 1210 से 1228 तक कोई दिक्कत नहीं थी, 18 साल से बैठा हुआ था, लेकिन फिर मन में आया कि क्यों ना मैं अटैक करके टेरिटरी बढ़ाऊं, और ये इसकी गलती साबित हुई। तो 1228 में सिंध और मुल्तान तो ऑलरेडी इसका हिस्सा थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसने 2 सेना भेजी इल्तुतमिश ने, कारण लाहौर पे अटैक किया, तो इसने फिर दोनों सेना भेज के कहा इसका सफाया कर दो। कुबाचा हारा, सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। पहले जयपाल ने आत्महत्या की थी, राजा जयपाल जो हिंदू शाही वंश का था। और क्यों आत्महत्या की थी? क्योंकि वो गजनवी से हारा था। तो 2 राजाओं ने आत्महत्या की, एक हमारा हिंदू राजा था जयपाल, गजनवी से हार के नदी में कूदा था। हिंद के निकट की लड़ाई मैंने आपको बताई होगी हिस्ट्री में पहले, और अब हम देख रहे हैं कुबाचा ने आत्महत्या कर ली, किससे हार के? इल्तुतमिश से। तो 2 दुश्मन तो खत्म हुए, इसमें यलदौज हारा और इसमें कुबाचा, दोनों का चैप्टर क्लोज। नेक्स्ट देखो, मंगोल आक्रमण का खतरा था। मंगोल जो है ना, मंगोल आप समझते हैं कहां से आते हैं? मंगोल आपने सुना होगा चीन के पास का हिस्सा है मंगोल, और ये लगातार अटैकर्स थे, कहीं कहीं अटैक करते, लोगों को मार डालते, बर्बर, और वहां से धन लूट लाते, कई बार तो फालतू अटैक कर जाते। इनका ऐसा नहीं था कि जैसे गजनवी तो चलो प्रॉपर्टी तो लूटता था, ये प्रॉपर्टी भी लूटते थे, और मेन इनका टारगेट था लोगों को मार डालना, खत्म कर देना, बहुत ज्यादा बर्बर जाति के थे। तो मंगोल आक्रमण का खतरा था,
कि कभी भी अटैक करेंगे और सब कुछ तहस नहस कर जाएंगे। मंगोल में एक बड़ा नाम था ना, चंगेज खान, द ग्रेट खान कहलाता है ये। और इसी का एक नाम है तेमोचिन। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि तेमोचिन किसके काल में आया था, तो तेमोचिन, चंगेज खान, द ग्रेट खान, ये एक ऐसा आदमी है जिसके नाम से दुनिया कांपती थी कि भाई चंगेज खान आ गया तो सारा शहर गांव सब कुछ खाली हो जाता था। इसका मंगोलिया में जन्म हुआ, मंगोलिया का इलाका, वहां ये जन्मा। ख्वारिज्म शाह की हार हुई। इसने देखो, इसने 1000 लड़ाई लड़ी हो, हमें क्या मतलब, ये कहां गया हमें कुछ नहीं मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ का थोड़ी था। लेकिन इसकी एक लड़ाई का असर हमारे ऊपर आया। इसने ख्वारिज्म शाह को हराया। ये वही ख्वारिज्म शाह है जिसने यलदौज को हराया था। तो ये यलदौज किसका दुश्मन था? इल्तुतमिश का। कायदे से इल्तुतमिश को धन्यवाद करना चाहिए था ख्वारिज्म शाह का कि यार तूने अटैक किया, अच्छा हुआ यलदौज भागा, यलदौज को मैंने मार दिया। क्योंकि अगर वो राजा बना रहता यलदौज तो कभी ना कभी दुखी करता, जैसे कुबाचा दुखी करता रहा 1228 तक। यलदौज जो है वो तो स्टार्टिंग में ही चैप्टर क्लोज करवा दिया ना 1215। ना यलदौज के ऊपर अटैक होता, ना यलदौज इससे लड़ने आता। तो कहीं ना कहीं फायदा हुआ था कुबाचा, यलदौज के मरने में एक बहुत बड़ा योगदान ख्वारिज्म शाह का था। उसी ख्वारिज्म शाह के ऊपर अब किसने अटैक कर दिया? चंगेज खान ने। ये अटैकर है, चंगेज खान ने सफाया कर दिया इसका, इसके एरिया पे अटैक किया। तो इसका बेटा था मंगबरनी। जैसे पता चला हमारे ऊपर अटैक होने, तुरंत भागा कि किससे सहायता लूं, तो इल्तुतमिश के पास गया कि यार हमारी मदद कर दो, हमें यहाँ शरण दे दो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। फिर जब ये वापस चला जाएगा चंगेज खान, तो हम जाके अपने एरिया में वापस से राज करेंगे। तो मंगबरनी भारत है। मंगबरनी कौन है? ख्वारिज्म शाह का बेटा। ख्वारिज्म शाह कहां का राजा बना है? गजनी का, गौर के आसपास का, जहां पहले कौन था? यलदौज, जो कि हार चुका है। मंगबरनी भारत आया, ये इसका बेटा है ख्वारिज्म शाह का। इल्तुतमिश से सहायता मांगी कि देखो हमने तुम्हारी मदद की थी ना, हमने यलदौज को तुम्हारे यहाँ भेजा तो तुमने तभी तो मारा उसको, अब टाइम हमारा खराब है, तुम हमारी मदद कर दो। इल्तुतमिश बहुत दूरदर्शी था, समझदार था, चालाक था। इल्तुतमिश को लगा अगर ये अपने देश से भाग के आया, इसका मतलब जिसने इसको दबाया और डराया है वो ताकतवर है, चंगेज खान। तो अगर मैं इसको शरण दूंगा, ये तो उससे डर गया, तभी तो अपना देश छोड़ा इसने, कल को वो इसका पीछा करते करते मेरे देश में आएगा और गुस्से में आके इस पूरी सल्तनत को तबाह करके चलता बनेगा। भाई इस आदमी की रक्षा करने के लिए मैं क्यों फंसूं, मैं क्यों मरूं? दूरदर्शिता थी ना उसकी। तो इल्तुतमिश से सहायता मांगी। चंगेज खान पीछा करते करते सिंधु नदी तक पहुंच गया, यानी पाकिस्तान तक आ गया। कहां से भागा? भागा देखो पाकिस्तान, कि पकड़ेंगे किसको? मंगबरनी को। किसका बेटा है वो? ख्वारिज्म शाह का। तो जब सिंधु नदी तक पहुंचा तो डर फैल गया। इल्तुतमिश का मदद से इनकार। इल्तुतमिश ने कहा भैया मुझे माफ करो और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यानी सिंधु नदी पे आके चंगेज खान रुक गया, क्योंकि उसको मैसेज मिल गया कि यहाँ के राजा ने उसको घुसने ही नहीं दिया, यहीं के यहीं भगा दिया। 1221 की घटना है ये। तो 1221 में दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण हुआ, लेकिन उससे हमें बचा लिया, अटैकर्स से बचा लिया हमें इल्तुतमिश ने। अगर वो ये समझदारी ना करता तो पूरी दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, सिंध, कन्नौज, ग्वालियर सब बंगाल तक तहस नहस होता और फिर शायद इतिहास कुछ और होता। तो काफी हद तक दिल्ली की रक्षा करने का श्रेय चंगेज खान से किसको जाता है? इल्तुतमिश की दूरदर्शिता को। किसको मना कर दिया उसने? मंगबरनी को। किसका बेटा था वो? ख्वारिज्म शाह का। ख्वारिज्म शाह के कारण यलदौज मारा गया और अब ख्वारिज्म शाह खुद मारा गया, अपने आप को बचा लिया मंगोलों के आक्रमण से 1221 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं। मंगोल आक्रमण किस सन में हुआ? 1221 में। किस नदी से वापस लौटे हैं? सिंधु नदी। ये वही नदी है जिसमें कूद के किसने आत्महत्या की थी? कुबाचा ने। क्यों? क्योंकि हार गया था इल्तुतमिश से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का विस्तार। अब सब मर गए ना, सब आराम से कामकाज शुरू हुआ, तो अब इसने अपनी टेरिटरी को बढ़ाया। कहां से कहां ले गया देखो। मुल्तान, मुल्तान मतलब पाकिस्तान, मुल्तान से बंगाल तक इसकी टेरिटरी, पूरा बंगाल। बंगाल का किस्सा मैं तुम्हें बता दूं, याद होगा गौरी का एक छोटा सा सैनिक था बख्तियार खिलजी, वो नालायक आदमी जिसने हमारी यूनिवर्सिटी जलाई थी। उसने ना बंगाल को अपने अंडर रख लिया था जब ये मर गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने कहा कि ठीक है मुझे बंगाल नहीं चाहिए, और वो जैसे आक्रमण कहीं कहीं करने लगा। तो उसी का एक सरदार था, उसने उसका मर्डर कर दिया, बख्तियार खिलजी का मर्डर कर दिया उसी के एक सरदार ने। उसके नाम में भी खिलजी आता था। तो आपस में ही लड़ते मरते रहे ये छोटे मोटे सरदार टाइप के लोग, और फाइनली जाके इल्तुतमिश ने बंगाल पे अटैक करके बंगाल को दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना लिया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में बंगाल दिल्ली सल्तनत में नहीं था, इल्तुतमिश ने बंगाल तक अपनी टेरिटरी को बढ़ाया। तो इसलिए इसका विस्तार लिखते हैं मुल्तान से बंगाल तक। पहले बंगाल स्वतंत्र था, बाद में इसने बंगाल को अपने अंडर लिया। राजधानी दिल्ली बनाई। दिल्ली सल्तनत की राजधानी, कितनी अजीब बात है, नाम दिल्ली सल्तनत, राजधानी लाहौर थी। क्यों? क्योंकि ऐबक को हर टाइम डर था कि कहीं मेरे ऊपर कुबाचा अटैक कर दे, कहीं मेरे ऊपर यलदौज अटैक कर दे। उसी के तो संगी साथी थे वो, 3 लड़के इकट्ठे थे ना ये गौरी के गुलाम। तो अटैकर्स से डर था उसको, इसलिए दिल्ली बहुत कम आता था, बहुत ही कम, ज्यादातर राजधानी लाहौर में बैठा रहता था। तो अब ये दिल्ली लाएगा राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट। राजधानी दिल्ली बनाई। पहले लाहौर थी ऐबक के समय में, इंपॉर्टेंट है कि पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी, अब दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली है। कौन लाया? इल्तुतमिश। भाई दुश्मन खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। वास्तविक संस्थापक है क्योंकि सिक्के चलाए, सुल्तान की उपाधि ग्रहण की, खलीफा से परमिशन ली, टेरिटरी बढ़ाई, यही तो राजा की पहचान होती है। तो वास्तविक संस्थापक। अगर पूछें दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो ऐबक है, लेकिन वास्तविक नाम आया तो ऐबक हटा के किसका नाम आएगा? इल्तुतमिश का। ये आंसर 2 हैं, अगर सिर्फ संस्थापक आया तो ऐबक और वास्तविक संस्थापक आया तो इल्तुतमिश। फर्स्ट सुल्तान है। इससे पीछे ऐबक ने क्या कहा था? मैं मलिक हूं, सिपह सालार हूं। पैसे लाखों की बख्शीश देता था, पील बख्श था, हाथियों का दान करता था, लेकिन कभी नाम में सुल्तान नहीं जोड़ा, अपने आप को गुलाम मानता था। बोला मैं सिपह सालार और मलिक हूं। ये पहला आदमी है जिसने कहा कि मैं सुल्तान हूं, और परमिशन से इसने राज किया। तो दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट सुल्तान, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट सुल्तान है। सुल्तान की उपाधि इसने परमिशन ली बगदाद के खलीफा से प्राप्त। आपको इस्लाम धर्म खलीफा याद होगा ना, पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों को आगे बढ़ाने वाली एक पोस्ट बना दी, जिसपे आदमी बदलते गए, लेकिन पोस्ट का नाम हमेशा खलीफा कहलाया। और 1924 तक खलीफाओं की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी।
बाद में ये पोस्ट ही खत्म कर दी गई थी। तो बगदाद के खलीफा से परमिशन ली कि क्या मैं यहाँ पे राज कर लूं, और उसने इनको परमिशन दी। तो ये परमिशन के साथ काम किया इसने सुल्तान के रूप में। तो फर्स्ट सुल्तान, बगदाद के खलीफा से परमिशन लेने वाला पहला सुल्तान, और इसने टेरिटरी को बंगाल तक बढ़ाया मुल्तान से। शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। राजा की पहचान हमेशा से सिक्के थे। प्राचीन इतिहास में हमने देखा गुप्त काल में सिक्के थे, मौर्य काल में सिक्के थे, हर्षवर्धन के सिक्के, सब सिक्के चलवाते थे। आज भी देखो भारत सरकार ने, अब पीछे 2000 का नोट वो हो गया था, पूरा कुछ चेंज हो गया था, 500 के नोट वो बंद हो गए थे, 2000 का नोट आया, 1000 का बिल्कुल बंद कर दिया। तो ऐसा पहले भी नॉर्मल था कि सरकार जब भी जिस भी राजा की सरकार बनती थी वो अपने हिसाब से मुद्रा चलवाता था। आजकल तो फिर भी ये है कि नोटबंदी बहुत लंबे टाइम बाद हुई है, या ऐसे मुद्रा में चेंज। पहले तो हर राजा का यही काम था, जैसे ही राजपाट संभालता अपनी मुद्रा चलाता। तो इसने अपने सिक्के चलाए, तब नोट तो थे नहीं, सिक्के चलते थे। तो शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, और टकसाल का नाम सिक्के पर लिखवाया। टकसाल समझते हो, जहां पे सिक्के बनते थे। तुम जानते हो आज भी भारत में जितने सिक्के बनते हैं, मिंट होती है, टकसाल, जहां ये बनते हैं। आज भी इंडिया में जो कॉइन्स बनते हैं ना, अपने घर में जहां भी तुम्हारे पास सिक्का हो, कोई भी सिक्का देखना, उस सिक्के के एक साइड में ना नीचे एक सिंबल बना होता है। जैसे मान लो ये सिक्का है, किसी सिक्के में एक छोटा सा ऐसा पॉइंट लगा होगा, किसी सिक्के में एक बहुत छोटा सा रेक्टेंगल टाइप बना होगा। ये तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, पहले मैं भी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब मैंने पढ़ा था तब मैंने देखा था कि हाँ, हर सिक्के पे कुछ ना कुछ है नीचे, या तो डॉट है, या रेक्टेंगल है, या स्क्वायर है। वास्तव में क्या है, ये उस टकसाल की पहचान है जहां से वो सिक्का बना है। आज कई टकसाल है ना, जो आरबीआई और ये भारत सरकार, मेनली तो भारत सरकार, सिक्के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। 1 रुपए का नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, लेकिन बाकी जितने नोट हैं वो आरबीआई छापता है। तो जितने भी सिक्के बनते हैं, 1 का, 5 का, 10 का, जितने सिक्के हैं, या पहले कभी 10 पैसे होते थे, 20 पैसे, 5 पैसे, वो सिक्के हमेशा से भारत सरकार बनाती थी। भारत सरकार की टकसाल है, मिंट जिसको बोलते हैं। और ये जो कॉइन्स है ना, इन पे जो सिंबल है, आज भी है, अभी भी है, वो सिंबल ये दिखाता है कि किस टकसाल से वो सिक्का निकला। तो यहाँ भी टकसाल का नाम इसके टाइम में भी लिखा जाता था कि किस टकसाल से बना। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, अपनी टेरिटरी में इसके सिक्के ही चलेंगे, लेन देन इसके सिक्के के अलावा किसी चीज में नहीं किया जाएगा। सिक्के देखो मेन 2 चलाए, जीतल और टका। जीतल में त है ना, वो तांबे की मुद्रा थी, और टका चांदी की मुद्रा थी। मैंने कल भी बताया था, बातचीत में लोग कहते हैं कि 2 टके की बात नहीं बताई, तो 2 टका, टका मतलब मुद्रा, चांदी की मुद्रा टका, और जीतल में त है तो तांबे की मुद्रा। जीतल तांबा, त याद करना, टका चांदी। 175 ग्रेन कोई उनका रहा होगा, जैसे हम कहते हैं भाई आज इतने ग्राम का है, इस तरह से कुछ रहा होगा। 175 ग्रेन का ये इसका भार हुआ करता था। चांदी वाले का भार इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तुर्कान ए चहलगानी। देखो इंपॉर्टेंट लिखा है, तुर्कान ए चहलगानी 40 योग्य सरदारों का संगठन, जो हमेशा राजा या सुल्तान से सलाह मशवरा करेगा, उनको सही बातें बताएगा, कब कहां अटैक करना चाहिए, कहां अटैक नहीं करना चाहिए, कितना टैक्स बढ़ाना चाहिए, कहां जनता की मदद करनी चाहिए। क्योंकि राजा अकेला सारे डिसीजंस नहीं ले सकता। एक आदमी सारे डिसीजन लेगा, छोटे लेवल पे ले पाएगा, लेकिन जैसे जैसे प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी तो डिसीजंस, डिस्कशंस और बहुत सारी बातें करनी होती है। इसके लिए इसने तुर्कान, तुर्क से समझ जाओ, तुर्की सरदार है ये सारे, तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 का संगठन बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली किसकी देन है? इल्तुतमिश की। पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? जीतल टका, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है 40 प्रसिद्ध और योग्य सरदारों का दल। ये दल स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया है, लेकिन एक स्टेज आएगी जब ये दल सिर पे हावी हो जाएगा, और फिर सरदार इसके टाइम में नहीं होगा, लेटर स्टेज में होगा। सरदार इतने हावी हो जाएंगे कि सुल्तान नीचे और सरदार ऊपर बन जाएंगे, जब लेटर स्टेज में आएगी बातें। 1234-35। अब देखना, इन सबको पढ़ के ये मत सोचो कि सिर्फ यही हीरो थे, हम लोग भी लायक थे। ये सिर्फ विदेशी लायक नहीं थे, इंडियन राजाओं में अभी भी दम बचा था, और बस एक दिक्कत थी कि यूनिटी नहीं थी, वरना आज भी इस टाइम में भी ताकत थी कि हम इन लोगों को हरा देते थे। एग्जांपल देखो, 1234-35 में गुजरात के सोलंकी चालुक्य थे ना। वैसे चालुक्य 3 मेन इंपॉर्टेंट है, बादामी वातापी वाले, वेंगी वाले और कल्याणी वाले, लेकिन एक चालुक्य मैंने बताया था सोलंकी शासक, याद होगा 1178 में सोलंकी राजा का ही तो नाम था। माउंट आबू पे वो एक विधवा औरत थी, नायिका देवी, अपने बेटे भीम सेकंड के साथ मिलकर उसने गौरी को हराया था। अब गौरी के ही तो अगली पीढ़ी के लोग हैं ये, तो अब देखो फिर से हराया। तो गुजरात के सोलंकी चालुक्य शासकों ने इल्तुतमिश को हराया था, बहुत स्टार्टिंग में नहीं, जब वो बड़ा राजा था, क्योंकि 1236 में तो खत्म ही हो गया। यानी उसकी डेथ से पहले जब वो प्रतापी राजा था, वो चंगेज खां को भेज चुका था, वो सब कुछ खत्म कर चुका था, सारे राजपाट का स्वामी था। उस टाइम हमारे गुजरात के सोलंकी शासकों ने इसको हरा दिया था। इससे ये समझ लो कि अगर यूनिटी होती तो हम किसी को भी जड़ से उखाड़ के फेंक सकते थे, पर हमारी कमजोरी थी कि हम लोगों में आपस में यूनिटी नहीं थी, इसलिए बाहर के लोग राज कर गए। इल्तुतमिश के समक्ष क्या चुनौतियां थी? जैसे इतना बड़ा राजा बना, इसने कुछ प्रॉब्लम्स भी तो फेस की होंगी ना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिना परेशानियों के कोई आदमी नाम कमा ले। जो इतिहास रच के जाते हैं वो वही लोग हैं जो परेशानियों से उभर के सामने आते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने परेशानियां नहीं आई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सबसे बड़ा जो मुश्किल है वो उन्हीं पे टूट पड़ी, ऐसा कभी नहीं हुआ। जितने लोग इतिहास में नाम लिखवा के गए हैं ना, या जिनके नाम का इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ नाम आया, जिक्र हुआ, वो वही लोग हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स को इस तरीके से फेस किया कि वो एक रोल मॉडल बन गए आने वाली पीढ़ियों के लिए। चुनौतियां देखो इसके सामने, दुश्मन थे बहुत सारे। यलदौज इसका दुश्मन था, जो गौरी का गुलाम था। कुबाचा इसका दुश्मन था। ख्वारिज्म शाह का खतरा इसे था। चंगेज खां इसके ऊपर अटैक कर देता, सब कुछ खत्म कर देता, लेकिन इसकी समझदारी से ये सब धीरे धीरे खत्म हो गए। यलदौज कैसे खत्म हुआ? तराइन के तीसरे युद्ध में 1215। कुबाचा की गलती, लाहौर पे अटैक, सेनाओं ने जाके मुल्तान और सिंध भी छीन लिया, आत्महत्या कर ली सिंधु नदी में कूद के। ख्वारिज्म शाह के ऊपर लकीली अटैक हो गया चंगेज खां का। चंगेज खां के अटैक में इसका बेटा आया, इल्तुतमिश ने साफ इनकार कर दिया। और चंगेज खां से कैसे बचा? अटैकर्स जब उसमें थे कि पकड़ना है मंगबरनी को यहाँ घुसने ही नहीं दिया। पता चल गया चंगेज खां को कि इंडिया वाले ने एंट्री नहीं दी, तो सिंधु नदी से ही लौट गया, वरना इंडिया की खैर नहीं थी अगर वो गलती से इसको अपने यहाँ रख लेता। साम्राज्य को संगठित करना बड़ी दिक्कत थी, लगातार विद्रोह। ऐसा मत मानो कि हम बैठे हुए थे, आएगा ये इल्तुतमिश और हम राज करवा लेंगे, ऐसा नहीं था। हम सब विद्रोह करते थे। कभी गुजरात के सोलंकी विद्रोह कर रहे हैं, कभी कन्नौज का राजा, कभी बुलंदशहर का। इतने आसानी से थोड़ी हम लोग राजपाट, और नया धर्म आने वाला था, हम कैसे मान लेंगे कि नया धर्म आया और आराम से इसको बहुत काम करना पड़ा था। तो लगातार विद्रोह कर रही थी यहाँ की जनता भी।
भारतीयों द्वारा इस्लाम का विरोध। हमारे लिए इस्लाम बिल्कुल नया था, इस्लाम के बारे में हम जानते ही नहीं थे, क्योंकि हमने सिर्फ 3 धर्म देखे थे इतिहास में, या तो हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, जिसकी हिस्ट्री का पता नहीं है कि कितने हजारों साल पुराना धर्म है, फिर इसके बाद महात्मा बुद्ध का चलाया बौद्ध धर्म, और उनकी डेथ के बाद महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म। ये 3 धर्म हमारे जाने हुए हैं, हिंदू धर्म, जैन और बौद्ध। अब नया धर्म उभर रहा था इस्लाम धर्म, तो इनके रीति रिवाज, अब जैसे पर्दा प्रथा है, हमारे यहाँ तो पर्दा का मतलब ही नहीं था, हमारे इतिहास में हिंदुओं में पर्दा प्रथा नहीं थी कभी भी, लेकिन आज तुम देखो गांव में हिंदुओं में भी पर्दा प्रथा कितनी ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर में आता है। तो ये पर्दा प्रथा जो है ना, ये इस्लाम धर्म से आई है, हिंदू धर्म में। और हमारे यहाँ सबसे पहले जो इसका उदय हुआ वो 12वीं शताब्दी में हुआ, यानी 1100 के हेरफेर में, जब ये मुस्लिम अटैकर्स आने लग गए। राजस्थान साइड की राजपूत जो राजा थे ना, इनकी पत्नियों ने इस पर्दा प्रथा को आगे बढ़ाया, जो कि हमारा कल्चर नहीं था, ताकि ये लोग उनकी नजरों में ना आए, उनको दिखाई ना दें। तो पर्दा प्रथा हमारे यहाँ जो प्रोमिनेंट फीचर दिखाई दिया, वो इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण बना, और आज तक देखो हम ढो रहे हैं। तो पर्दा प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी कभी भी, पुराने टाइम में किसी भी वेद और उसमें ये नहीं लिखा कि महिलाओं को पर्दा प्रथा जो है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। पर्दे का सिस्टम इस्लामी जो रहन सहन था ना, उसका एक फीचर है जो हमें जबरदस्ती अपनाना पड़ा, ताकि यहाँ की महिलाएं नजरों में ना आए और विदेशी आक्रमणकारियों से उनका बचाव हो सके। तभी तो ये जौहर और ये सब चला था। तो भारतीयों ने इस्लाम का विरोध किया, उनकी प्रथाओं का। बंगाल द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा, ये बंगाल में खिलजी, वो था ना मूर्ख आदमी जो हमारा नालंदा और ये विक्रमशिला जला गया, उसी के बारे में। तो 1226 में ये दिल्ली सल्तनत का अंग बना है। 1210 से लगा लो पूरा 10 साल वो, और अगले 16 साल इंडिपेंडेंट रूप से काम करता रहा बंगाल। फिर जब ये बड़ा राजा बन गया ना अपनी मौत से 10 साल पहले, तब इसने बंगाल को अपने अधीन लिया। अब हम कहते हैं ये मुल्तान से बंगाल तक का राजा था, एकदम से थोड़ी राजा बना। 10 से 26 तक इसको टाइम लगा बंगाल पे अटैक करने में। तो बंगाल जो था वो स्वतंत्र रहा, खिलजियों के अंडर रहा वो। मंगोल आक्रमण का खतरा था, और मंगोल खतरा कैसा, ऐसा कि सब कुछ खत्म कर जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम इसके सामने भी थी, इसके दुश्मन भी थे, इसको लगातार विद्रोह जो थे इनको भी दबाना था, भारतीय भी इसके धर्म का विरोध कर रहे थे, बंगाल इंडिपेंडेंट था, मान ही नहीं रहा था, मंगोल आक्रमण का खतरा था। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए इसने सब चीजों पे कंट्रोल किया, इसलिए ये योग्य है और वास्तविक है। स्थापत्य निर्माण कार्य इसने क्या करवाया, इसने नई नई बिल्डिंग्स के रूप में, अभी 26 साल रहा तो कुछ ना कुछ काम भी तो करवाया होगा ना। इससे पिछला 4 साल में देखो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने पहली मस्जिद बनवाई थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। उसने अजमेर में 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा, वास्तव में मस्जिद है, उसका निर्माण। जो आदमी 4 साल में इतना काम कर गया, इसको तो 26 साल मिले हैं, तो इसने भी काम किया। क्या काम किया देखना, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। आज कुतुब मीनार में 5 मंजिल हैं। सबसे पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी स्टार्ट की थी। वैसे उसकी मंजिल ना 1206 में नहीं बनी, 1198 से काम हो रहा था गौरी के टाइम से, लेकिन उसमें कहते हैं पहली मंजिल का जो काम हुआ वो ऐबक के टाइम में हुआ। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल बनवाई इल्तुतमिश ने। पहले 4 ही मंजिल बनवानी थी, लेकिन फिर मैंने देखो कहानी सुनाई थी कि कैसे बिजली गिर गई, फिर वो चौथी मंजिल टूट गई, फिर उस पर काम हुआ, फिर 5वीं बनवा दी गई, फिर एक छतरी लगवा दी गई, इसकी ऊंचाई, डायामीटर, नीचे ऊपर सीढ़ियां सब पढ़ाया हुआ है तुम्हें, तो वही है ये। इसने उसको पूरा करवाया, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल। वैसे 5 मंजिल है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं बनवाई थी। बदायूं, बदायूं क्या था, इक्ता। पहले ग्वालियर का इख्तियार बना, उसके बाद ये बुलंदशहर का बना, और फाइनली बना ये बदायूं का। सबसे बड़ा इक्ता था बदायूं। तो जब इसके ससुर की डेथ हुई ना ऐबक की, तब ये बदायूं का इक्तादार था। तो बदायूं में इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। ये जामा मस्जिद वो नहीं दिल्ली वाली, दिल्ली वाली फेमस है, लेकिन एक छोटी सी मस्जिद बनवाई थी इसने, जामा मस्जिद। कहाँ, जहाँ का ये इक्तेदार था बदायूं का। बदायूं सबसे बड़ा इक्ता था ऐबक के टाइम में। नेक्स्ट है नागौर। नागौर आप जानते हैं राजस्थान का वो जिला जहाँ सबसे पहले पंचायती राज का गठन हुआ इंडिया में। पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इससे जोड़ के बता रही हूँ। नागौर इंडिया में पहली जगह है जहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज के इलेक्शन हुए थे राजस्थान में। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पहुंचे थे। तो नागौर राजस्थान में इसने अतारकिन दरवाजे का निर्माण करवाया। एक बड़ा दरवाजा बनवाया जिसका नाम था अतारकिन। आज हम लोग, अतारकिन अब नहीं है, देखने में नहीं मिलेगा उतना, लेकिन आज भी उसको देखकर उससे इंप्रेस होकर अकबर ने एक दरवाजा बनवाया जिसको विदेशी भी देखने आते हैं। आप समझ गए होंगे, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा। तो किसको देख के बनवाया गया, इस अतारकिन दरवाजे को देखकर। किसने बनवाया था ये, इल्तुतमिश ने। कहां बनवाया था, नागौर राजस्थान में। एक कभी बनवाया होगा दरवाजा, उसको देख के इंप्रेस हुआ और फिर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। वैसे बनवाया था वो गुजरात जीतने की खुशी में अकबर ने, लेकिन किससे इंप्रेस हुआ था वो, नागौर के अतारकिन दरवाजे से। ये किसने बनवाया है, इल्तुतमिश ने। इंपॉर्टेंट है ये भी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये दिल्ली का या भारत का पहला मकबरा है, और ये किसकी मौत हुई थी, इसके बेटे की। इल्तुतमिश है ना, इसका बड़ा बेटा इसकी आंखों के सामने मरा था 1229 में। 1228, 1215, हम कितनी सारी चीजें तो पढ़ा है, 1221, अब 1235-36 हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसके बेटे का मकबरा। ये देखो क्या लिखा है, फर्स्ट मकबरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, दिल्ली में है, सुल्तानगढ़ी नाम की जगह। इसका बेटा था नसीरुद्दीन, यही नासिरुद्दीन भी कहलाता है।